नमस्कार। 35 दिन के बाद हिंदुस्तान की जान में थोड़ी सी जान आई। कोरोना के जो केस किसी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ते जा रहे थे, अब उनमें गिरावट आने लगी है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप एबीपी न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं इंडिया चाहता है। पिछले हफ्ते की तुलना में अब इस हफ्ते कोरोना के केस 3.5 लाख से ज्यादा कम हो गए हैं। ये एक बेहद शुभ संकेत है, लेकिन यह शुभ संकेत हमें लापरवाह होने की इजाजत नहीं देता। आज भी कोरोना से मौत के मामले घटे नहीं हैं। अस्पतालों में इलाज की दिक्कतें बनी हुई हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर वेंटिलेटर तक की कमी अभी खत्म पूरी तरीके से नहीं हुई है। और हां, कोरोना के मामले घटे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े नहीं घटे। यानी आगे भी सावधान और सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। इंडिया भी यही चाहता है और हम आपको वो खबरें दिखाते हैं जो आज इंडिया चाहता है में आपने पसंद की है। आज सबसे ज्यादा 32% लोग हमारी उस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखना चाहते हैं जिसमें सरकारी दावों से उलट गंगा में बहने वाले शवों का सच दिखाया जाएगा। 20% इंडिया ये देखना चाहता है कि ताउते तूफान की तबाही कितनी भारी पड़ सकती है, जबकि 16% इंडिया इस पॉजिटिव स्टोरी को देखना चाहता है कि दूसरी लहर में पहली बार कोरोना का कहर कैसे कम हुआ है। हफ्ते का ये पहला दिन है। कोरोना से पैदा होने वाली मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अगर पहले से स्थिति कुछ बेहतर दिख रही है तो उसमें थोड़ा और सावधान रहकर कोरोना को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रण हम सबको लेना होगा। कहीं कोरोना से लड़ने वाली दवा। एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि हैदराबाद की जो डॉक्टर रेड्डीज लैब है उसने 10,000 जो डोजेज हैं 2DG मेडिसिन की वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। कहीं चलने लगी मौत की हवा। बीमारी यहाँ फैलेगी, बहुत तीव्र गति फैलेगी जरूर। कहीं थमने लगे कोरोना के केस। कहीं वैक्सीन की लाइन में लगा देश। वहाँ कोई स्टाफ भी नहीं था और उन्होंने बोला कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। कहते हैं वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। कहीं गंगा की लहरों पर तैरती लाशें। जिस तरह के हालात हैं, आप देखिए किस तरह से इस मोक्षदायिनी गंगा में लाशें तैर रही हैं, पड़ी हुई हैं और इस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। कहीं ताउते तूफान में फंसी सांसें। डबल मुसीबत से निपटने का चैलेंज। तो जैसा इंडिया चाहता है उसी के हिसाब से हम खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सरकारों के दावे चाहे जितने भी गुलाबी दिखे, हकीकत बेहद काली है। इस सच को आज आपके सामने बेनकाब करेंगे हमारे एक नहीं 2 संवाददाता, रणवीर और निधि श्री। ये दोनों संवाददाता एबीपी न्यूज के जो आज बहते शवों पर एक शानदार रिपोर्टिंग का मुजाहिरा करने वाले हैं। गंगा में बहते शवों पर संवेदनहीन राजनीति हो रही है तो दूसरी तरफ लाशों में अपना दामन छुपाने की कोशिश। इस पर वो रिपोर्टिंग हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले इस सवाल का जवाब टटोलते हैं कि आखिर गंगा में कहां से आए हैं ये शव। अगर अस्पताल में किसी कोरोना मरीज की मौत हो जाए, उसका दाह संस्कार पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, तो हो सकता है कि पुलिस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह लापरवाही बरती हो और शवों को पानी में बहा दिया गया। कोरोना का खौफ इतना है कि कई परिजन अभी भी अपने परिजनों के शव को छूना नहीं चाहते हैं। ऐसे में डर के मारे उन शवों को कहीं गंगा में तो नहीं बहा दिया गया। गंगा में शवों को बहाने का एक कारण तो शमशानों में उमड़ी भीड़ भी है, जिसके कारण लोग ऐसे ही शवों को प्रवाहित करते हों। आपदा में अफसर तलाशने वालों ने अंतिम संस्कार को भी नहीं छोड़ा है। शव को जलाने के लिए लकड़ी से लेकर दूसरी चीजों के दाम अचानक बढ़ चुके हैं। कोरोना ने ऐसी माली हालत खराब कर रखी थी, उसमें महंगा अंतिम संस्कार संभव नहीं हुआ।
तो हो सकता है कि परिजनों ने शव को पानी में बहाना आसान समझा हो। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर शवों को जलाने की जगह गंगा में प्रवाहित करने की भी परंपरा है, खासकर इन महीनों में। हमारी संवाददाता निधिश्री जब बलिया गई तो ये बात भी सामने आई। तो गंगा में बहते शवों का सच जानने के लिए आपको हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी होगी और उससे समझ में आएगा कि सरकार भले ये कहे कि अब गंगा में शव नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। दो राज्य, दो रिपोर्टर, सबसे बड़ी पड़ताल। ये 15वां शव दिखाई दे रहा है जहां पर आप कुत्तों को इकट्ठा देख रहे हैं। शव इसी तरीके से हमें इससे पहले भी कई शव यहाँ पर दिखाई दिए हैं और शव पुराने हो चुके हैं फिलहाल, लेकिन यूं ही कुत्ते जो है वो यहाँ पर इसको नोच कर खा रहे हैं। कोरोना काल की ये सबसे भयानक तस्वीर नजर आई थी बिहार के बक्सर में, जब करीब 70 लाशें तैरती हुई गंगा किनारे लग गईं। इसके बाद यूपी के गाजीपुर और बलिया में गंगा के घाटों से भी ऐसी ही तस्वीर नजर आई। एक हफ्ते के बाद भी गंगा में तैरती लाशों का सिलसिला जब थमा नहीं, तो एबीपी न्यूज के दो संवाददाता नाव के जरिए सच की पड़ताल करने निकले। एबीपी संवाददाता निधिश्री झा बक्सर से और रणवीर गाजीपुर से गंगा नदी के सफर पर निकले। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से शवों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था, यानी बक्सर से। मैं इस वक्त बक्सर के गंगा किनारे मौजूद हूं और सामने आप चरित्रवन का श्मशान घाट देख रहे हैं। यहाँ पर भी लाशों को जलाया जा रहा है, लेकिन जब जलाने की रिवाज है तो आखिर कोरोना काल में लाशों को बहा देना क्या मायने निकाल रहा है और इसके साथ साथ लोगों की क्या मजबूरियां थी। निधिश्री झा ने अपना सफर बक्सर के राम रेखा घाट से शुरू किया, तो दूसरी तरफ एबीपी संवाददाता रणवीर ने गाजीपुर के गहमर से। गैमर घाट पे जब हम नाव पे बैठने जा रहे थे, उससे पहले ही हमें एक ऐसा दृश्य दिखा जिसने हमें हिलाकर रख दिया। मेरे ठीक पीछे सामने आप देख रहे हैं, दूरी पर एक कुत्ता है और उस कुत्ते के पास एक लाश पड़ी है जो बिल्कुल डिकम्पोज हालत में है और कुत्ता उस लाश को नोच कर खा रहा है। इस तरह की तस्वीरें आगे ना जाने कितनी दिखी, लेकिन हमारी इस बक्सर तक की यात्रा की शुरुआत ही इस तरह की तस्वीरों से हुई। गंगा नदी में मिली लाशों को लेकर यूपी और बिहार सरकार आमने सामने हैं। बिहार का दावा है कि शव यूपी से बहकर बिहार में आए। यही नहीं, बिहार की सीमा पर प्रशासन ने एक बहुत बड़ा जाल भी लगाया हुआ है ताकि लाशें बहकर बिहार न आ सकें। दूसरी तरफ यूपी सरकार ने शमशान घाट में पोस्टर लगा दिए हैं कि लाशों को प्रवाह न करें, अंतिम संस्कार का खर्च सरकार देगी। बाकायदा यहाँ मुनादी कराई जा रही है। मृत शरीर की अंत्येष्टि निर्धारित स्थल पर ही करना सुनिश्चित करें। शवों को गंगा में बहते हुए देखने के बाद प्रशासन चेता और प्रशासन ने निगरानी करने के लिए कुछ नाव पे अपने स्टाफ को बिठाया। ये स्टाफ इस तरीके से पूरे दिन घाटों पर घूमते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं और लोगों को ये चेतावनी देते हैं कि जो भी लोग यहाँ पर अंतिम संस्कार करने आ रहे हैं वो शवों का जल प्रवाह ना करें, बल्कि अंतिम संस्कार के लिए बाकायदा जो लकड़ी से अंतिम संस्कार होता है जलाकर करें, यानी अंत्येष्टि करें। लेकिन क्या इस मुनादी का असर हो रहा है? क्या गंगा में लाशों के प्रवाह का सिलसिला खत्म हो गया है? इसके लिए रणवीर ने गंगा में उतर कर देखा तो दिल दहलाने वाला मंजर दिखा। आप देखिए कि लगातार यहाँ पे हमें 2-3 लाशें दिखाई दी हैं जो बिल्कुल कंकाल हो चुकी हैं और बिल्कुल सामने अभी आप जो देख रहे हैं एक कंकाल आपको दिख रहा है, ये तो बहुत पुराना होगा। दूसरी तरफ एबीपी संवाददाता निधिश्री बक्सर के राम रेखा घाट से आगे बढ़ी तो ऐसी तस्वीर दिखी जिसे देखकर इंसान हिल उठे। मेरी दाईं तरफ आप सामने एक डेड बॉडी है, हालांकि हम इसे धुंधला करके आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस डेड बॉडी को कुत्ते नोच रहे हैं। अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए निधिश्री वहां पहुंची जहां 9 मई को सबसे ज्यादा लाशें मिली थी, यानी बक्सर के चौसा घाट। आज भी वहां लाशों को दफन करने का काम चल रहा है।
बक्सर से चौसा शमशान घाट पर मैं पहुंची हूं बोट के सहारे ही, और यहाँ पर कई लाशें हमें आज की तारीख में भी दिख रहा है। और यहाँ पर फिलहाल सामने में 3 लाशें दिख रही हैं, और ये भी पुरानी लाश है, और इन लाशों को बांधा हुआ है रस्सी से। आप समझिए कि रस्सी से बांधकर इन लाशों को गंगा नदी में बहा दिया गया है। और ठीक दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, ये जेसीबी मशीन है। अब प्रशासन चूंकि अलर्ट पर है, तो अब इन मशीनों के सहारे उन लाशों को बांध करके ले जाया जा रहा है, और इसी घाट पर इन सबको दफनाया जाएगा। यूपी की तरफ भी तस्वीर ज्यादा बदली नहीं है। गंगा नदी के सफर में तमाम हिदायतों के बाद भी शवों को प्रवाह करने का सिलसिला रुका नहीं है। रणवीर की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे शवों के मिलने का सिलसिला जारी था। गंगा नदी में यात्रा करते करते निधिशी हकीकत जानने के लिए यूपी के बलिया के कोटवा घाट पर उतरी। वहां पता चला कि यहाँ शवों को बहाने की पुरानी परंपरा भी है। गरीबी थी, धर्म था, लोग पहले जल प्रवाह कर देते थे, अब नहीं कर रहे हैं। गंगा के सफर में पड़ताल का आखिरी छोर था यूपी बिहार की सीमा पर महादेव घाट। बिहार के बक्सर जिले के रामरेखा घाट से महादेवा घाट तक निधि ने ट्रैवल किया, और गाजीपुर के गहमर घाट से महादेवा घाट तक मैंने ट्रैवल किया। जी बिल्कुल, बक्सर के रामरेखा घाट से मैंने लगभग 12 किलोमीटर ट्रैवल किया, और मैंने एक दर्जन के आसपास मैं कहूँगी लाशें वहाँ गंगा किनारे जो है वो पड़ी हुई थी। हालांकि ये अलग बात है कि प्रशासन की तरफ से उन लाशों को उठाने का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। लगभग 12 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने भी ट्रैवल किया, और इस बीच में 2 दर्जन के आसपास बॉडीज मुझे दिखाई दी, जिसमें 2 शव बिल्कुल बीच में तैरते हुए दिखाई दिए, और बाकी घाटों पर स्थिति ये भी थी कि कहीं चील कौवे लाशों को नोच रहे थे तो कहीं कुत्ते। प्रशासन का दावा बड़ा है, लेकिन ये कहूँगा कि 1 हफ्ते बाद भी अगर इस तरह की तस्वीर है तो कहीं ना कहीं दावों में और काम में अंतर है। अपनी सहयोगी निधि और सहयोगी अनिल कुमार के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, गाजीपुर। आपको बता दें कि ये जो यात्रा की रणवीर ने और निधिश्री ने, ये बीते 2 दिनों की है, और हो सकता है कि बहुत से शव आज से करीब 10 दिन पहले, 15 दिन पहले प्रभावित किए गए हों, बहुत से शव पुराने हों। लेकिन अभी भी प्रशासन के लिए, सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि इन शवों को निकाल कर इनका प्रॉपरली इनकी अंत्येष्टि करना, इनका अंतिम संस्कार करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये शव जो हैं, अगर इनमें से एक भी कोविड पॉजिटिव है तो वो बहुत बड़ा संक्रमण को फैलाने की वजह बन सकता है। इसीलिए अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है। गंगा की अपनी एक पहचान है, और वो सिर्फ एक नदी भर नहीं है। गंगा से लोगों का रिश्ता भावुकता और पवित्रता की डोर से बंधा हुआ है। एक किस्सा आपको सुनाता हूं। एक बार बादशाह अकबर ने अपने सलाहकार बीरबल से पूछा कि सबसे अच्छी नदी कौन सी है। बीरबल ने गंगा की जगह किसी और नदी का नाम ले लिया। अकबर ने तब बीरबल को चिढ़ाया और कहा कि कैसे हिंदू हो जो गंगा के होते हुए किसी दूसरी नदी का नाम ले रहे हो। इस पर बीरबल ने अपने हाजिर जवाबी पेश करते हुए कहा कि जहांपना, गंगा हमारे लिए नदी नहीं है, वो माँ है। अकबर लाजवाब हो गए, लेकिन आज गंगा बेबस है। जिससे लोग माँ समझते हैं, वो अपने ही बेटे या बेटियों की लाशों को बगैर सम्मान के बहते हुए देख रही है। यही बेबसी इस देश की भी है, खासकर ग्रामीण अंचलों की, जहां स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर सरकारी दावों और वादों के सिवा कुछ नहीं है। इसीलिए वहां या तो टेस्ट के अभाव में खांसी बुखार वाली बीमारी से लोगों की मौत हो जा रही है, या फिर कोरोना को बढ़ाने के लिए तमंचे पर आज भी डिस्को हो रहा है। एक तरफ तमंचे पर डिस्को और दूसरी तरफ बार बालाओं का डांस। ये दोनों तस्वीरें बिहार के गांवों की हैं, जहां किसी को कोरोना का खौफ नहीं है। लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन शादी का जश्न जारी है। प्रशासन भी आंख मूंद कर बैठा हुआ है। दरअसल ये तस्वीरें डराने वाली हैं। गांवों में कोरोना को लेकर कम जागरूकता का नतीजा ये है कि अब शहरों से ज्यादा मामले गांवों में मिल रहे हैं। ऊपर से लचर स्वास्थ्य व्यवस्था आग में घी का काम कर रही है।
राजस्थान के टोंक जिले के देवली गांव के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल देख लीजिए। कोरोना से लड़ने के लिए यहाँ सिर्फ पैरासीटामोल की टेबलेट है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं है, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर है लेकिन उसका रेगुलेटर नहीं है। यहाँ पर पीसीसी के अंदर कोई सुविधा नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। कोई नर्स, कोई डॉक्टर, कोई गांव में आज तक कोई चेक करने नहीं गया। किसी भी घर में कोई दवाएं किट नहीं भेजा है। एबीपी न्यूज की टीम पिछले कई दिनों से गांवों के हालात जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर है। इस कड़ी में उत्तराखंड के टिहरी जिले के कुट्टा गांव में जब एबीपी न्यूज की टीम पहुंची तो वहां हालात बेहद खराब दिखे। 1200 की आबादी वाले इस गांव में 23 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त हम टिहरी के कुट्टा गांव में मौजूद हैं और यहां पर भी जब टेस्टिंग हुई है तो उसके बाद 23 लोग यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टेस्टिंग अभी जो टीम आई थी वो 50 किट्स लेके आई थी अपने पास, जिसमें से टेस्टिंग उन्होंने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उसमें से 23 ही पॉजिटिव आए हैं। टेस्टिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है जितने की लोग परेशान हैं गाँव में। इसके बाद एबीपी न्यूज की टीम पहुंची नवागर गाँव में। यहाँ भी करीब 23 से 24 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। गांव के लोग प्रशासन से खासे नाराज नजर आए। हमने बार बार प्रशासन से ये मांग की। हमारे गांव में 23 लोग करीब कोरोना पॉजिटिव हैं। हम लोगों ने मांग की प्रशासन से कि हमारे गांव में डॉक्टरों की टीम भेजी जाए। प्रशासन ने डॉक्टरों की टीम न भेज के केवल आशा कार्यकर्ता को भेजा। जब वो लोग पॉजिटिव आ गए उसके बाद यूपी के अमेठी का गौरा जामो गांव तो लगता है कि प्रशासन के नक्शे से ही गायब हो गया है। 1 महीने के अंदर गांव में 25 से 30 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन पुरसा हाल लेने वाला कोई नहीं। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कारण का किसी का तो सांस से है और कोई ऑक्सीजन की कमी से। वैसे यूपी के लिए अच्छी खबर ये है कि वहाँ धीरे धीरे हालात बदलने लगे हैं। वहाँ 2 हफ्ते में 52% संक्रमण कम हुआ है। 30 अप्रैल को राज्य में सबसे ज्यादा 3,10,783 मरीज थे, जो आज घटकर 1,49,032 हो गए हैं। जहां 24 अप्रैल को एक दिन में 38,055 नए केस आए थे, वहीं ये आंकड़ा आज घटकर 9,391 हो गया है। हालात सुधर रहे हैं, लेकिन अभी गांवों पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। गांव में लोगों का हाल बेहाल है। गांव की तस्वीरें आपको आगाह कर रही हैं कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें और तभी इस कोरोना से हम बच सकते हैं। और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का फायदा क्या हुआ है, ये भी हम आपको दिखाई देते हैं। आज 35 दिन के बाद देश में कोरोना के केस 3 लाख के नीचे आ गए हैं। 12 अप्रैल को ये मामले थे 2,95,041। 17 मई को ये मामले अब 2,81,386 हो गए हैं। यानी इतने दिनों के बाद मामला 2 लाख के आंकड़े के नीचे आया, करीब 35 दिनों के बाद। दरअसल ये बदलाव तभी से आया है जब से लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू जैसे कदम राज्य सरकारों ने लगातार उठाए हैं। आलम यह रहा है कि बीते 25 दिनों तक लगातार कोरोना के मामले 3 लाख से ज्यादा रहे। इसी महीने में 5 दिन ऐसा हुआ कि कोरोना के मामले 4 लाख से ज्यादा रोजाना आते रहे। आज 26 दिन के बाद 3 लाख से ये मामले नीचे आए हैं। इस बीच वैज्ञानिकों का काम करने के लिए उनको वक्त मिला है और ऐसी ही कामयाबी सैनिकों के लिए हथियार बनाने वाली DRDO को भी मिली है, जिसने कोरोना से लड़ने का एक हथियार और खोज लिया है। DRDO की बनाई दवा 2DG अब मरीजों को मिलने लगेगी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको राष्ट्र के नाम समर्पित किया। यह है अदृश्य शत्रु कोरोना के खिलाफ नया हथियार। मिसाइल बनाने वाले वैज्ञानिकों ने कोरोना को मारने का पाउडर खोजा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की बनाई दवा 2DG की पहली खेप जारी की। मध्यम और गंभीर मरीजों के लिए इस्तेमाल को DGCI की मंजूरी मिलने के बाद इसे लॉन्च किया गया। और ये ड्रग जिसका ये इजाद हुआ है, यह आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। यानी हमारे देश के सामने एक बड़ा से बड़ा चैलेंज है
तो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर वह क्षमता है, वह ताकत है, तो उसका मुकाबला वह कर सकते हैं। टू के क्लिनिकल परीक्षण में पता चला है कि इससे अस्पताल में भर्ती मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होती है। साथ ही दवा से मरीज जल्दी ठीक होते हैं। दवा को DRDO ने हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज प्रयोगशाला के साथ मिलकर विकसित किया है। कोविड वायरस से उनके ऊपर सीधा जाके काम करेगा, उसको सीधा वो सेल इसको ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद वो इनर्ट होके उसका प्रोड्यूसिबिलिटी कम होगा, उससे वायरस उधर से बंद होगा, बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके ऊपर काम करेगा और जो उसका स्वास्थ्य है वो ठीक होगा जल्दी से जल्दी। दवा सैशे में पाउडर के रूप में मौजूद रहेगी। दवा को पानी में मिलाकर मरीज को दिया जाएगा। ये दवा कोरोना संक्रमित कोशिकाओं पर सीधा काम करेगी। इस दवा की 5 से 7 दिन तक 2-2 डोज दी जानी है। अस्पतालों में डॉक्टर की सलाह पर यह दवा दी जाएगी। And once it enters the body, the virus takes it up and the multiplication of the virus is inhibited. So virus cannot grow once it takes up this molecule because virus requires glucose to multiply. इस दवा पर काम पिछले साल अप्रैल में शुरू हो गया था और इसके 3 फेज के ट्रायल हो चुके हैं। अभी हफ्ते में 10,000 डोज का उत्पादन शुरू हो गया है। जून से हर हफ्ते 1 लाख डोज का प्रोडक्शन किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे रक्षा वैज्ञानिकों ने ऑक्सी केयर सिस्टम भी तैयार किया है जो मरीजों का ऑक्सीजन लेवल भांपकर उसी अनुसार ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। इससे सिलेंडर में करीब 1/3 ऑक्सीजन की बचत होती है। इस तकनीक का इस्तेमाल ऊंचे इलाकों में सैनिकों के लिए किया जाता था। सरकार ने PM केयर फंड से 1.5 लाख ऑक्सी केयर सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। DRDO के इस वक्त कई अस्पताल भी चल रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, वाराणसी और पटना के अस्पतालों में सेना के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात है। साथ ही मुजफ्फरपुर, जम्मू, श्रीनगर, देहरादून और ऋषिकेश में भी DRDO के कोविड अस्पताल बन रहे हैं। आखिर सेना और साइंस को सलाम, जिन्होंने इतनी जल्दी कोरोना से लड़ने का हुनर निकाल लिया। DRDO ने एक दवा बना दी है कोरोना से लड़ने के लिए। DRDO को, सरकार को, रक्षा मंत्रालय को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। वैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों से कोरोना के हालात पर विचार विमर्श किया। एक तरफ दवा बनी तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टरों से बातचीत की। तीसरी तरफ वो मंगलवार और गुरुवार को 100 से अधिक जिला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। तो चौथी तरफ वेंटिलेटर पर महाभारत भी जारी है। PM केयर फंड की तरफ से राज्यों को वेंटिलेटर भेजे गए, लेकिन उसमें गड़बड़ी के आरोप लगातार लग रहे हैं। पंजाब को 320 वेंटिलेटर केंद्र सरकार से मिले, जिनमें 251 का इस्तेमाल नहीं हुआ। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और उसका कहना है कि वेंटिलेटर बेकार है। वहीं बिहार को 109 वेंटिलेटर मिले, जिनमें 47 का इस्तेमाल नहीं हुआ। बिहार में बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार की सरकार है और वहां दलील दी गई कि मशीन को फिट करने वाला टेक्नीशियन नहीं है। वहां यह नहीं कहा गया कि मशीनें बेकार मिली हैं। यूपी में 40 मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वहां पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां कारण कुछ नहीं बताया गया कि क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कर्नाटक को 2025 वेंटिलेटर मिले, जिनमें 80% का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहां पर बीजेपी की सरकार है। यहां यह तो नहीं कहा गया कि मशीनें खराब हैं, लेकिन यूपी और बिहार की तरह ही तर्क यही है कि टेक्नीशियन नहीं है जो इन्हें इंस्टॉल कर सके। अब राजस्थान में आइए, उनको 1,900 वेंटिलेटर मिले, जिनमें 1400 का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहां पर कांग्रेस की सरकार है और जवाब उसी विरोधी लाइन पर है कि हमको तो मशीनें बेकार मिली हैं। छत्तीसगढ़ में 58 वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं हुआ है और अब तक उसका कारण भी साफ नहीं बताया गया है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है। आपने देखा कि कैसे मशीनों का इस्तेमाल न होने का कारण इस बात से जुड़ जाता है कि उस राज्य में सरकार किसकी है। वेंटिलेटर पर हो रही शुद्ध देसी राजनीति पर आपको हमारी ये खास रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर में सांसों के लिए संघर्ष करते मरीजों की तस्वीरें सामने आई।
इन तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन ऑक्सीजन आ ही नहीं रही है कहीं से, कहां से करें हम। ऐसी हालत में जान बचाने के काम आता है वेंटिलेटर। लेकिन जैसे जैसे हमने पड़ताल की, सामने आया पूरे देश का हेल्थ सेक्टर ही वेंटिलेटर पर है। पीएम केयर फंड से राजस्थान को 1900 वेंटिलेटर मिले। आरोप है इनमें से 70% वेंटिलेटर खराब पड़ा है। हमारी सरकार ने लिख के दे दिया कि साहब ये इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, ये जितनी पंपिंग करना चाहिए, जितनी ऑक्सीजन देना चाहिए, जितना सपोर्ट देना चाहिए मरीज को, वो नहीं दे पा रहा है। तो 70% के लगभग खराब की न्यूज आई। ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज की तस्वीर है, जहां जिले को 100 वेंटिलेटर मिले थे, लेकिन सब डिब्बा बंद पड़े हैं। में से कुछ वेंटिलेटर्स ऐसे हैं जिनको अभी कंपनी ने इंस्टॉल ही नहीं किया है, तो आके पहले वो डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो उनको भी पत्राचार उनको कर दिया गया, वो भी सूचित कर दिए गए हैं। यानी यहाँ तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि विरोधी पार्टी आरोप लगा रही है। सच ये है कि पूरे साल सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो उनके हाथ पैर फूल गए। अब देखिए कैसे सिस्टम से बूंद बूंद रिसकर बाल्टी खाली हो रही है। कोरोना की पहली लहर के वक्त देश में वेंटिलेटर की कमी की बात सामने आई थी। उस वक्त देश में 18 से 20 हजार वेंटिलेटर मौजूद थे। करीब 2 लाख वेंटिलेटर की जरूरत का अनुमान लगाया गया था। जरूरत का करीब 1/4 खरीदने की जानकारी दी गई, जिसमें से 45,946 वेंटिलेटर अलॉट किए गए, जिसमें से 42,776 वेंटिलेटर डिलीवर करने का दावा है। अब इसमें से भी 38,427 वेंटिलेटर इंस्टॉल किए गए। कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के बीच जरूरत का सिर्फ छठा भाग अस्पतालों तक पहुंच पाया, जबकि कोरोना की लहर 3.68 गुना तेज निकली। यानी देश कोरोना से तैयारी में पीछे रह गया। अब देखिए, इन 38,427 वेंटिलेटर्स में से कई वेंटिलेटर काम ही नहीं कर रहे, कहीं स्टाफ की कमी से वेंटिलेटर काम नहीं कर पा रहे हैं। इसी के बाद पीएम मोदी ने भी कहा कि वेंटिलेटर के काम न करने की जांच कराई जाएगी। सच ये भी है, इन वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए ट्रेंड स्टाफ की जरूरत होती है, लेकिन देश में सिर्फ 25,000 लोग ऐसे हैं जो इस तरह की मशीनों से वाकिफ हैं। ऐसे में वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ने से ही वो काम नहीं करने लगेंगे। टेक्नीशियन की भी जरूरत होती है, लेकिन ये देखना भी तो सरकारों का ही काम है, जिसमें वो नाकाम रही है, और इसी का खामियाजा आम जनता को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। दरअसल राज्य सरकारों ने मान लिया था कि देश से कोविड खत्म हो गया है। वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। 5-6 महीने से वेंटिलेटर उनके यहाँ पड़े रहे, उसको इंस्टॉल नहीं किया गया, और जब जरूरत पड़ी तो वो कंडम की तरह काम कर रहे थे। कुल मिलाकर राज्य सरकारों की जवाबदेही इस पूरे मामले पर ज्यादा बनती है। इन मुश्किलों के बावजूद अगर आप अपना बचाव कोरोना से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास बेहद आसान तरीका है, मास्क पहन कर रखिए। हो सके तो डबल मास्क पहनिए, खासकर जब आप बाजार जा रहे हो, भीड़ में जा रहे हो, क्योंकि मास्क ही बचाव है। इसीलिए एबीपी न्यूज़ ने मास्क अप इंडिया #मास्कअप इंडिया की शुरुआत की है। आप तमाम लोग जिन्होंने अपनी तस्वीरें भेजी, सेल्फी भेजी, उनको हम सलाम करते हैं। आप तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कसम खाई है कि आप प्रण करते हैं कि आप मास्क पहन कर रखेंगे, खुद भी पहनेंगे, दूसरों को प्रेरित करेंगे। हमारा मकसद भी यही है कि हम आप जैसे महानुभावों की तस्वीर पूरे हिंदुस्तान को दिखाएं, ताकि पूरी हिंदुस्तान की आबादी इस तरफ आगे बढ़े और मास्क पहनने के लिए वो भी प्रेरित हो। एक भी आदमी संक्रमित नहीं बचना चाहिए। एक ही तरीका है, मास्क पहने और टीका लगवाएं। बात ताउते तूफान की करते जो कभी भी गुजरात में समुद्र तट से टकरा सकता है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। इस ताज़ा अपडेट, इस वक्त गुजरात में समुद्री किनारे वाले इलाकों में भयंकर बारिश हो रही है, साथ ही बहुत तेज आंधी भी चल रही है। गुजरात में सेना की 180 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं। सेना को अलर्ट पर रखा गया है और इसकी तैनाती सौराष्ट्र और जूनागढ़ के आसपास की गई है। वहीं मुंबई में भी मूसलाधार बारिश इस वक्त भी चल रही है। तेज हवाएं चल रही हैं, बहुत ही तेज हवाएं, करीब 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं। मुंबई की ये दिन की तस्वीरें, जगह जगह वाटर लॉगिंग हो गई थी। काफी ज्यादा मुंबई वासियों को तकलीफ का आज सामना करना पड़ा और इस वक्त भी मुंबई में जबरदस्त मूसलाधार बारिश है। हम आपको ताज़ा अपडेट भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको नक्शे पर समझा देते हैं कि दरअसल तूफान कहां कहां पर नाच रहा है, कहां कहां पर तांडव मचा रहा है। कोरोना का कहर लक्षद्वीप
केरल से आगे बढ़ा है, लक्षद्वीप से शुरू होकर अरेबियन सागर में लक्षद्वीप गया, केरल गया, कर्नाटक की ओर आगे बढ़ा, महाराष्ट्र, गोवा, दमनदीव, गुजरात और राजस्थान तक अपना कोराम ये मचा सकता है। बिल्कुल तट से चलकर ये चल रहा है, सटा हुआ है, और जहां जहां पर इसकी आई है, सेंटर है इसका साइक्लोन का, वो कोहराम मचा रहा है। अभी महाराष्ट्र से गुजरात तक बारिश की बात चल रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तेज हवाएं भी चल रही है। बात सिर्फ बारिश तक सीमित नहीं होती तो गनीमत थी, लेकिन यहां तो तूफान कई जगह बर्बादी का सबब बन गया है। हम आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे और फिर अपने उन रिपोर्टर्स के पास चलेंगे जो ग्राउंड से कल शाम से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरीके के इंतजाम इस तूफान से निपटने के लिए किए गए हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। कुदरत कह ढा रही है, एक के बाद एक राज्य ताउते तूफान का तांडव देख रहे हैं। सात राज्यों में ताउते का रौद्र रूप दिखा है। दक्षिण भारत में तबाही मचाता हुआ ताउते दोपहर को महाराष्ट्र से टकराया और अब उसके निशाने पर है गुजरात। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते ने देश को दहला दिया। पहले दक्षिण भारत के तटीय इलाकों से टकराया, यहां तेज हवाएं चली और हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी। कई घर इसी तरह लहरों में डूब गए। हवाओं के आगे कई पेड़ भी ढह गए। कर्नाटक में तूफान ने 4 लोगों की जान ले ली। इसके बाद ताउते तूफान महाराष्ट्र की ओर बढ़ा। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कई जगह पेड़ जमीन से उखड़ गए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 40 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों पेड़ उखड़ गए। 3 स्कूल पूरी तरह ध्वस्त हो गए। जलगांव में पेड़ गिरने से 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि उनकी मां घायल हो गई। यही हाल गोवा में नजर आया। ये गोवा की राजधानी पणजी की तस्वीरें हैं, जहां ताउते ने अपनी दहशत फैला दी। नॉर्थ गोवा के सालीगांव के यहाँ पर आपको कैमरा पर्सन उत्तम तस्वीरें दिखाएंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी के कुछ पोल है जो यहाँ पर तेज हवाओं की वजह से धराशायी हो गए। इसके अलावा कई झाड़ जो है वो गिरे हैं, कई दुकानों का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है। गोवा सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक करीबन 500 बड़े पेड़ जो है वो गिरे हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। गुजरात के 16 जिलों में तूफान को लेकर अलर्ट है। गुजरात में 23 साल बाद ऐसा तूफान देखने को मिल रहा है। खासकर समुद्र किनारे वाले इलाकों में तूफान का ज्यादा असर दिख रहा है। वहीं गुजरात के बाद तूफान के राजस्थान में दाखिल होने की आशंका है। यही वजह है कि राजस्थान के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तूफान जालौर से प्रवेश करेगा और जोधपुर और उदयपुर संभाग में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इन इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। राजस्थान में 2.5 दिन तक इसका असर रहने की आशंका है। एक मतलब मैंने कंट्रोल रूम से साबित किया है और हमारी एफआरटी टीमें हैं, फॉल्ट रिमूव टीम होती है, वो टीम ने हमें हमारे सभी सब डिवीजन हेडक्वार्टर जो 11 हेडक्वार्टर वहाँ पे सब जगह लगा दिया है। खुद पीएम मोदी ने तूफान से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। एनडीआरएफ की 100 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जो आपातकाल में मदद के लिए जुट सकती हैं। राज्य अपने स्तर पर एक्टिव है, आपातकालीन इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में सभी को समुद्र किनारों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। तो दिन भर जिस तरीके से ताउते ने कोहराम मचाया वो आपने देखा, लेकिन अब ताउते की क्या स्थिति खासकर मुंबई की वो आपको बताएंगे मेरे सहयोगी सूरज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज ओझा मुंबई के सायन इलाके से इस वक्त है। सूरज, पानी मैं आपके पीछे देख सकता हूँ, वाटर लॉगिंग मुझे दिखाई दे रही है। क्या बारिश और तेज हवाएं अभी भी चल रही हैं? अब तो मुंबई को क्रॉस कर चुका है ताउते। बिल्कुल सुमित, अब फिलहाल यहाँ पर हवा जिस तेज़ी से यहाँ पे चल रही थी कुछ घंटों पहले, अब काफ़ी हवा स्थिर हो चुकी है, लेकिन बारिश अब भी रुक रुक के यहाँ पर हो रही है, जिसका नतीजा
मैं आपको दिखा दूँ, ये मुंबई का सायन इलाका है जहाँ पर पानी लगभग घुटनों तक भरा हुआ था, लेकिन पिछले कुछ समय से जब बारिश कम हो गई है और इसी वजह से अब यहाँ पर पानी धीरे धीरे निकलते जा रहा है। बीएमसी के लोग नालों से जो पेड़ पौधे टूट गए हैं, उनके पत्ते जो नालों में फंसे हुए थे, उन सबको निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ से पानी जल्द से जल्द पूरी तरह से निकाला जा सके। आप मेरे पीछे ये जो गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ इसी पानी के चलते इसका इंजन खराब हो गया और ऐसी कई गाड़ियाँ इसी ब्रिज पर खड़ी हैं जो पानी की वजह से बंद पड़ी हुई हैं और मैकेनिक का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सुमित, मैं आपको ये बता दूं कि ये मुंबई का कोई एक इकलौता इलाका नहीं है, ऐसे कई इलाके हैं, स्मॉल पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर बारिश के चलते पानी का जल जमाव है और अब बीएमसी के लोग पानी निकालने का काम कर रहे हैं। सूरज, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, दिन में जब तेज़ हवाएं चल रही थी, बारिश आ रही थी, आप लोग लगातार सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम देख रहे थे तस्वीरों में, अब कितना नुकसान हुआ है मुंबई शहर में? कोई आंकड़ा सरकार की तरफ से जारी किया गया, जान माल का कोई नुकसान? मुंबई में फिलहाल जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मुंबई में जो पेड़ पौधे गिरने के जो मामले हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। इसके आधिकारिक डेटा अभी आना बाकी है कि एग्जैक्टली कितने पेड़ अब तक गिरे हैं, लेकिन बहुत सारे पेड़ गिरे हैं, कई सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज हुए हैं। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो काफ़ी ऊंचाई पर थे या फिर समुद्र के काफ़ी करीब थे। जी सूरज, आप रहिए मेरे साथ। इस वक्त मेरे साथ पराक्रम जडेजा हमारे एक और सहयोगी हैं जुड़ गए, जो इस वक्त गुजरात के वीरावल में हैं। पराक्रम, वहां पर क्या स्थिति है? क्या साइक्लोन हिट कर गया है? हाँ, हिट कर चुका है। अभी थोड़ा जो साइक्लोन की जो असर है वो दिख रही है अभी, और 23,500 लोगों का जो जिला प्रशासन से उन्हें अभी जो स्थलांतरित किया गया है और राज्य सरकार के जो मंत्री है वो मंत्री को एक एक जिले की जवाबदारी दी गई है। अभी ऊना में कई पेड़ गिरे हैं, वहाँ के जो प्रशासन है उससे बातचीत हुई है। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की 2 टीम यहाँ पे तैनात है और समुद्र किनारा पर जो भी लोग बसे हैं उसको सुरक्षित स्थल पर पहुंचाने की व्यवस्था अभी की गई है। किसानों को भारी तादाद में नुकसान भी हो रहा है। अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा बागायती पाक है, जो आम के पेड़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे सोमनाथ, दीव, जो कोडीनार सब जगह है वहाँ पे तालाला और सब जगह पर है। पोरबंदर में अभी ज़्यादातर जो नुकसान होने की संभावना है, सबसे ज़्यादा दीव और केंद्र शासित प्रदेश दीव और ऊना में सबसे ज़्यादा ये जो चक्रवात है वो हिट होने वाला है और अभी उसकी शुरुआत वेरावल सोमनाथ में हो चुकी है। चलिए, आप लोग नज़र रखिए। पराक्रम और सूरज, शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। गुजरात के लिए आज की रात वाकई में कयामत की रात हो सकती है इस इलाके में, जो कि कच्छ का इलाका है, जहाँ पर इस स्टॉर्म को अभी हिट करना है। इस बीच आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज दिन भर कोरोना के कहर के बाद ताउते तूफान का जो कहर आया, उस पर हम आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं कि मुंबई में आज सुबह से किस तरीके से इस तूफान की वजह से काफ़ी कोहरा मचा रहा। लेकिन मुंबई के बाद हम बात करेंगे अपने सहयोगी कार्टूनिस्ट इरफान की, जिन्होंने आज सुबह सुबह एबीपी न्यूज़ पर आकर एक कार्टून बनाया, जो कार्टून दर्शाता है कि किस तरीके से कोरोना काल में जब ताउते आता है तो क्या होता है। आप इस कार्टून को देखिए कि कैसा कोरोना आज समूचा देश कोरोना से सहमा हुआ है। वो कोरोना ताउते तूफान के कदमों में पड़ा हुआ है। आपको इस कार्टून को देखकर हंसी आएगी, लेकिन इस हंसी के पीछे एक दर्द भी है, और वो दर्द ताउते से होने वाली मुसीबतों का है। कोरोना इतना नुकसान कर रहा है, ऊपर से अब ताउते भी इसी टाइम पे आ गया। ताउते का असर मुंबई पर भी काफ़ी पड़ा है। मुंबई में इस वक्त बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में तूफान के चलते अब तक 6 लोगों की मौत हुई और 9 लोग घायल हैं। करीब 12,500 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है, लेकिन इसका असर कोरोना से जंग पर पड़ा है। हम आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं। कोरोना काल में ताउते तूफान का कहर ऐसा है कि मुंबई में कई कोविड सेंटर और अस्पतालों को शिफ्ट किया गया है, बंद किया गया है टेम्परेरी। मुंबई में कई अस्थायी कोविड सेंटर बने थे,
वहां से 580 मरीजों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। इस वक्त वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तूफान और उससे हो रही बारिश के कारण मुंबई में आज टीका लगाने का काम नहीं किया गया। कई जगहों पर दवाओं की आपूर्ति भी इस वजह से, इस तूफान की वजह से प्रभावित हुई है। तो वहीं कुछ देर के लिए हवाई अड्डे को भी आज बंद किया गया, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में, खासकर दवाइयों के, वैक्सीन के, उसमें भी व्यवधान पैदा हुआ है। अरब सागर से उठे इस भयंकर तूफान ने 24 घंटे से कैसे मुंबई को नचा रखा है, इसको जानने के लिए देखिए मेरे सहयोगी तमाम संवाददाताओं की ये खास रिपोर्ट। हम लोग फिलहाल गेटवे ऑफ इंडिया इस इलाके में खड़े हैं और समुंदर की जो लहरें हैं वो कितनी ऊंची उठ रही हैं। देख सकते हैं माटुंगा और सायन पुलिस स्टेशन की तस्वीर है ये, और यहाँ अक्सर बारिश में जल जमाव की स्थिति निर्माण होती है। माया नगरी पहले से ही कोरोना से करा रही है और अब सिर पर ये नई मुसीबत आ गई है। बारिश से तो मुंबई का 36 का आंकड़ा पुराना है, लेकिन इस बार बारिश तूफान के साथ आई और अपने साथ लाई तबाही। इस तबाही का नाम है ताउते, वो चक्रवाती तूफान जो अरब सागर में उठा और पहले दक्षिण भारत से टकराया और फिर इसने अपना कहर महाराष्ट्र के कई इलाकों में दिखाया। समंदर में उठती ये ऊंची ऊंची लहरें और शहर में घुसता इनका पानी ही कोहराम मचाने के लिए काफी नहीं था, जो तेज हवाओं के साथ बारिश भी होने लगी। नतीजा ये हुआ कि मुंबई के कई इलाके पानी में डूबे डूबे नजर आए। ये तस्वीर है मुंबई के अंधेरी सबवे की। जरा इस सबवे को देखिए, ऐसा लगता है कि कोई नहर हो या नदी हो। इंडिया के नजदीक खड़े हैं, पर यहाँ पे अगर आपने देखा तो समुद्र का पानी है वो भी रास्तों पर आ चुका है। अंधेरी, जोगेश्वरी, हिंद माता, जुहू, गोरेगांव जैसे कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया। ये जो आप देख रहे हैं ये अमिताभ बच्चन का प्रतीक्षा बंगला है और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से प्रतीक्षा बंगले में भी पानी घुस चुका है। अजय देवगन के बंगले के बाहर आप लोग देख सकते हैं कि चारों ओर अजय देवगन के बंगले के बाहर किस तरह से पानी भरा हुआ है। बारिश के मौसम में मुंबई की ऐसी तस्वीरें तो आम हैं, लेकिन असल परेशानी हुई तेज हवाओं से। हवा की रफ्तार कितनी तेज रही होगी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कई जगह पेड़ जड़ से उखड़कर जमीन पर आ गिरे। तो मुंबई में आए इस तूफान ने बड़े बड़े फिल्मी सितारों के घर में भी कोहराम मचा कर रख दिया। तो चलिए बिना देर किए आपको बता देते हैं कि वो कौन सा शब्द है जो आज सुबह मैंने ट्विटर पर पोस्ट किया, और वो है मुस्कुराहट। इस शब्द के लिए हमें तमाम संदेश मिले हैं, उनमें से कुछ संदेश आपको दिखाते हैं। महेश सारस्वत लिखते हैं, शुरू कहीं से भी हो बातें, मुस्कुराहटों पर खत्म होनी चाहिए। रोता हुआ कोई आए पास तो वापस हंसते हुए जाना चाहिए। आज का दूसरा संदेश पंकज मिश्रा का है। उन्होंने पोस्ट किया है, दिल की गहराइयों से जो निकले वो है मुस्कुराहट। एक पल के लिए जो दिल में भाव आते हैं वो है मुस्कुराहट। गलतियों का क्षमादान वो है मुस्कुराहट। उसको देखकर दिल झूम उठे वो है मुस्कुराहट। उदासी में क्या रखा है, मुस्कुरा के जियो। अपने लिए ना सही, अपनों के लिए जी लो। भले ही अभी मुस्कुराने की वजह कम हो, लेकिन आपकी मुस्कुराहट आपके अपनों को और खुद आपको इस बुरे वक्त से उभरने का मौका देंगी। तो गमों को करिए बाय बाय और मुस्कुराहटों को करिए हाय, तभी तो आप ये कह पाएंगे लव यू जिंदगी।